हाँ, तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने ये देखा था कि हम लोग इनर्शिया की बात कर रहे थे, जड़त्व की बात कर रहे थे। तो जड़त्व जो होता है वह किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी प्रारंभिक स्थिति को, अर्थात वह जिस स्थिति में है उसे वह बनाए रखना चाहता है, उसमें परिवर्तन नहीं चाहता है। इसी को हम ये कहते हैं कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है या गति में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहती है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया बना, जड़त्व का नियम बना। अब इस इनर्शिया का जो बृहद प्रारूप है, आप जब 10th के क्लास में जाएंगे या 12th के क्लास में जब आप स्टडी करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो वहाँ भी इनर्शिया को थोड़ा सा रिलेट किया जाएगा कि जब स्पेस, जब फील्ड जो है चेंज होता है, बदलता है, तो वह अपने परिवर्तन का विरोध करता है और उसके कारण किसी वायर में करंट इंड्यूस हो जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। खैर, मैंने इस बात को इसलिए जोड़ा कि जड़त्व सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। जड़त्व इस बात तक सीमित नहीं है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, या अगर कोई वस्तु निश्चित दिशा में गतिमान है तो उस निश्चित दिशा में गतिमान रहना चाहती है। जड़त्व सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं है। हम अपने सिलेबस के अनुसार यहाँ तक पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है और ये गैलीलियो साहब ने हमें बताया। लेकिन इनर्शिया जो है वो हर कोई भी बॉडी है उसके पास बहुत तरह की इनर्शिया होती है। अगर कोई भी चीज़ जिसमें आप बदलाव नहीं चाहते हैं तो वो आपके लिए जड़त्व है, वो इनर्शिया है। जड़त्व का सही मतलब ये था, जैसे मान लीजिए कि आप कोई वस्तु, सामान या कोई भी चीज़ आपने खरीदी और वो आपके बहुत करीब है, आपको बहुत प्यारा है। वो आपका कपड़ा हो सकता है, कोई बैट हो सकता है, कोई खेल का वस्तु सामान हो, कोई भी ऐसा चीज़ हो सकता है, या आपकी कोई टेंडेंसी हो सकती है, कोई ऐसी आदत हो सकती है जिसमें आप चाहते नहीं होंगे कि ये परिवर्तन हो जाए, क्योंकि वो आपकी सबसे अच्छी आदत है, वो अच्छी बात है आपकी। तो अगर आप उसको बदलना नहीं चाहते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? आपके पास जड़त्व है, इनर्शिया है। तो जड़त्व का सही मतलब ये है कि किसी भी वस्तु का वह गुण जो अपने प्रारंभिक स्थिति को, अपनी स्थिति में बदलाव नहीं चाहता, अपनी प्रारंभिक स्थिति को बदलना नहीं चाहता, वो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में वो रहना चाहता है। तो इस गुण को, वस्तु के इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। अब जड़त्व 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा? तो 1 नंबर है विराम का जड़त्व। दूसरा है गति का जड़त्व, और तीसरा है दिशा का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड लास्ट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, मैं इन तीनों को यहाँ बोल देता हूँ, आप सुन के अच्छे से लिख लीजिएगा कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, इसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। और अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहती है, अर्थात अपनी गति अवस्था को नहीं बदलना चाहती है, जिसे गति का जड़त्व कहते हैं। और इसके लिए क्या बोलेंगे कि अगर कोई वस्तु निश्चित दिशा में गतिमान है तो वह उसी दिशा में गतिमान रहना चाहती है, अर्थात वह अपने प्रारंभिक दिशा को बदलना नहीं चाहती है, और इसे हम क्या कहते हैं? दिशा का जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो तीनों का स्टेटमेंट हो गया, और इन तीनों स्टेटमेंट को आपको लिखना है। ओके, अब जो है हम लोग
कुछ उदाहरण की बात करेंगे जो विराम के जड़त्व से संबंधित होगा। हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई ऐसा होता है क्या कि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति को बदलना नहीं चाहती। तो मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की सबसे पहले वीडियो, इस लेसन को स्टार्ट करने का जो सबसे पहला वीडियो था, इंट्रोडक्शन जो था, आपको देखने चाहिए। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप देखिए। वहां पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक प्रयोग किया है कि एक ग्लास है, उसके ऊपर कार्ड और कार्ड के ऊपर सिक्का है। तो आप यह देखेंगे कि जब उस कार्ड पे मैं फोर्स करता हूं तो कार्ड जो है सिक्के से बाहर चला जाता है, कार्ड जो है बाहर चला जाता है और सिक्का उस ग्लास में गिर जाता है। तो सिक्का विरामावस्था में था और सिक्का कार्ड के ऊपर होता है, लेकिन जब हम कार्ड पे फोर्स करते हैं तो उसके साथ सिक्का नहीं जाता। कारण इसका यह है कि सिक्का प्रारंभ में विराम में था और जब हमने कार्ड पे मारा, कार्ड को फोर्स किया, कार्ड को धकेला तो कार्ड तो गतिमान हो गया, लेकिन सिक्का अपनी विरामावस्था को बनाए रखना चाहता था। वो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता था। उसी के कारण, वह अपने गुण के कारण, अपने विरामा अवस्था को बनाए रखने चाहने के कारण वह सीधे ग्लास में जाके गिर गया, क्योंकि कार्ड तो वहां से हट गया। तो प्लीज आप उस एक्सपेरिमेंट को जरूर देखिए, आपको ज्यादा अनुभव होगा। या और भी मैं आपको एग्जांपल समझाने का प्रयास करता हूं। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे घरों में ऐसा होता है कि कोई अगर कंबल हुआ या कोई रजाई हुआ या कोई भी ऐसा चादर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया, धूलकन वगैरह उस पर आ गए कभी, तो क्या होता है कि हमारे यहाँ छड़ी होती है, डंडे होते हैं और उससे क्या किया जाता है, उसको कंबल पे ऐसे ऐसे पीटा जाता है। तो आप देखते होंगे कि उससे धूलकन काफ़ी निकल जाता है। तो क्यों निकल जाता है धूलकन, उस कंबल से अलग कैसे हो जाते हैं? कारण इसका ये है कि वह जो धूलकन है वह उस कमरे में उस कंबल में लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने तीव्र गति से छड़ी चला के उस कंबल को मारा तो कंबल तो गतिशील हो गया, लेकिन धूलकण जो वहां था वो विराम में रहना चाहता है, तो धूलकण वहीं पे रह गया और कंबल अलग हो गया। तो धूलकण जो था वह विराम में था और वह अपने विरामावस्था को बनाए रखना चाहता था, जिसके कारण धूलकण वहीं रह गया और शॉल और चादर और रजाई अलग हो गई, जिसके कारण धूलकण फिर नीचे गिर जाता है और वह कंबल से अलग हो जाता है और हम रजाई और चादर साफ कर लेते हैं। तो इस तरीके से किसी भी चादर शॉल या जो भी हो उसको हम साफ कर लेते हैं, धूलकण वहां से अलग कर लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, जिससे आप न्यूटन्स क्या बोलते हैं, जड़त्व का जो प्रथम नियम है उसे आप समझ सकते हैं। जो दूसरा है गति का जड़त्व, जो 2 नंबर है गति के जड़त्व, इसका भी उदाहरण आप इस बात को बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई वस्तु एक बार गति में आ जाए तो वह गति में ही रहना चाहती है, वो नहीं चाहती है रेस्ट में आना। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि आप कभी कोई वाहन चल रहा हो, कोई बस, साइकिल या बाइक गतिशील हो और उस पर आप बैठे हो और अचानक से उससे आपको जंप करा दिया जाए, उससे अगर आप कूद जाएं तो आप मुंह के बल गिर जाएंगे। तो आप क्यों गिर गए, क्या कारण था? कारण ये था कि आपकी जो बॉडी थी, आपका जो शरीर था, उस वाहन के साथ गति अवस्था में था। तो आपका बॉडी ये चाहता है कि हम गति अवस्था में थे तो गति अवस्था में रहे, तो आपको वो ले जाना चाहता है। लेकिन जैसे ही आप जंप करते हैं, सड़क पे उतरते हैं, आपका पैर सड़क के संपर्क में आने के कारण वह विराम में आ जाता है और आपका पूरा जो शरीर है वो प्रारंभिक स्थिति अर्थात गति अवस्था को बनाए रखना चाहता है, जिसके कारण आपके पूरे शरीर को आगे खींच कर ले जाता है, जिसके फलस्वरूप आपको सड़क पे गिरना पड़ता है और आप गिर जाते हैं। तो बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है, वो जिस अवस्था में होती है वो उस अवस्था को अपनी आदत बना लेती है और वह नहीं चाहती है कि इसमें अब बदलाव हो। आपने ये भी देखा होगा कि हम सभी बस में यात्रा करते हैं, बस
जैसे कि एक वेलोसिटी से चल रही है, अपनी रफ्तार से एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तब तक अचानक कोई सामने आया और बस का ड्राइवर ब्रेक लगाया। अब बस में ब्रेक लगी, सारे जो पैसेंजर, जितने सारे यात्री बस में खड़े थे वो सबके सब आगे की तरफ झुक जाते हैं। अगर कोई सामने सीट के हैंडल को नहीं पकड़ा हो, सीट बेल्ट नहीं लगाया हो, तो वो सामने उसको चोट भी लग जाता है, उसका सामने का फेस बदल जाता है। तो इसका क्या कारण है? कारण है कि बस में बैठे सभी यात्री बस के साथ गति में थे, तो उनके बॉडी की टेंडेंसी हो गई, उसके शरीर की आदत हो गई कि भाई हम गतिशील हैं और गति में रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बस में ब्रेक लगी, बस विरामावस्था में आ गई, तो बस का जो सीट है वो तो बस के साथ कनेक्टेड है, तो बस में ब्रेक लगी, सीट वहां पे रुक गया, लेकिन हमारा शरीर जो है वो तो सीट बेल्ट में नहीं लगाए थे, नहीं पकड़े थे, नहीं बांधे थे, तो क्या होगा? बॉडी मोशन में थी बस के साथ साथ, तो वो चाहती है कि हम गति में ही रहें, तो सीट रुक गई और आप गति में आ गए, आप गति में ही रहे, तो क्या होगा? सीट से आप टकरा जाएंगे ना फिर, या आगे जो भी होगा उससे टकरा जाएंगे, या अर्थात आगे की तरफ झुक जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं इस प्रकार के विराम के जरूरतों को समझने के लिए, गति के जरूरतों को समझने के लिए। या जो पिछले वाले वीडियो में मैंने दिशा के जरूरतों को बताया था कि यदि आप कहीं टर्निंग पॉइंट पे हैं, कहीं आप मुड़ रहे हैं, तो आपकी यदि वाहन काफी तेज रफ्तार से मुड़ रही है, तो बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि वो जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है, आपने महसूस किया होगा कि वह उसी दिशा में जाना चाहते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि वहां पे स्पीड आपको स्लो करना पड़ता है, फिर आपको वो टर्न करना पड़ता है, ठीक है, एक बाह्य बल लगा करके, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके। लेकिन ये आप यदि जैसे कि उस बॉडी के टेंडेंसी को पढ़ें, अध्ययन करें, समझने का प्रयास करें कि वो जो बाइक थी, वो जो कार था, उसकी जो आदत बन चुकी थी कि जिस दिशा में वो गतिमान थी वो उसी दिशा में जाना चाहती है, वो मुड़ना नहीं चाहती जब तक हम उसको मोड़े ना। तो उसकी यह आदत, उसकी यह टेंडेंसी क्या है? दिशा का जरूरत है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये विराम का जरूरत, गति का जरूरत और दिशा का जरूरत, अर्थात जरूरत तो किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें वह परिवर्तन नहीं चाहती। विराम का जरूरत है तो विराम को नहीं बदलना चाहेगी, गति का जरूरत होगा तो वह गति को नहीं बदलना चाहेगी, दिशा का जरूरत होगा तो अपनी दिशा को नहीं बदलना चाहेगी। तो किसी भी प्रकार का जरूरत है, जिस प्रकार का वह जरूरत है उसमें वह परिवर्तन वस्तु नहीं चाहती, और इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। आई बात समझ में? अब यहां से हम लोग थोड़ी सी बात जरूरतों से ही रिलेटेड, लेकिन एक उसमें एक्स्ट्रा शब्द मैं जोड़ता हूं, जरूरत एवं द्रव्यमान, इनर्शिया एंड मास। मैं आपसे पूछूं कि जरूरत जो है, इनर्शिया जो है वो मास से क्या रिलेटेड है क्या, द्रव्यमान से क्या संबंधित है क्या? तो आंसर है हाँ। और एक हमसे जब पूछा जाता है कि द्रव्यमान क्या है, तो हम मास का डेफिनेशन देते हैं कि किसी वस्तु में उपस्थित कणों के परिमाण को ही द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा द्रव्यमान की जो परिभाषा है, मैं थोड़ा सा आपको एक नए तरीके से, नए नजरिए से दिखाने का प्रयास करूंगा, शायद आपको समझ में आए, या हायर क्लास में जाएंगे तो आपको खुद महसूस होने लगेगा कि जो मास होता है, द्रव्यमान जो होता है, वो किसी वस्तु के जरूरतों की माप होती है। मास इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ एन बॉडी, ठीक है। किसी बॉडी के जरूरतों की माप जो होती है वो मास होता है किसी बॉडी का। खैर, अगर कोई बॉडी हल्का है और अगर कोई दूसरी वस्तु उससे भारी है, तो पूछा जाए कि दोनों में जरूरत तो किसके पास ज्यादा है, हल्के वस्तु के पास या भारी जो वस्तु है उसके पास? तो आप उदाहरण में देता हूं, उससे आप पहले खुद आंसर करने का प्रयास कीजिए कि किसके पास जरूरत तो ज्यादा होगा, जिसके पास द्रव्यमान ज्यादा है उसके पास, या जिसके पास द्रव्यमान कम है उसके पास। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। दो वस्तु विरामावस्था में हैं। एक है साइकिल, मैं ऐसे ही बोलता हूं, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल बोलूंगा आपको ज्यादा मजा आएगा। एक साइकिल है और एक ट्रक है, दोनों ही विरामावस्था में हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि दोनों विरामावस्था में हैं और वह विराम में ही रहना चाहती है, ये बात सही है। अगर कोई विराम में है तो विराम में रहना चाहता है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि उसके जरूरतों को चेंज करिए, उस वस्तु की जो टेंडेंसी है, जो आदत बन चुकी है विराम में है तो विराम में रहने की, उसको बदलिए, तो तय है कि आपको बाह्य बल लगाना पड़ेगा।
एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप फोर्स लगा रहे हैं, तो आप ट्रक पे भी बल लगाइए और आप ही साइकिल पर बल लगाइए, दोनों में से कौन पहले गतिशील हो जाएगा आप बताइए? साइकिल। तो साइकिल गतिशील हो गया। तो दोनों की टेंडेंसी थी, ट्रक की भी और साइकिल की भी, दोनों की ही अवस्था पहले विराम में थी और दोनों ही विराम में रहना चाहते थे, लेकिन दोनों पे एक ही व्यक्ति समान बल लगाया, समान धक्का दिया, लेकिन एक गतिशील हो गया और एक विराम में अभी भी है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो वस्तु के पास द्रव्यमान ज्यादा है, अधिक है, वो क्या कर रहा है, अपनी आदत को, अपनी टेंडेंसी को, अपने जड़त्व को बहुत देर तक बनाए रखना चाहता है और बनाए रख रहा है। अगर हम बाह्य बल लगा भी रहे हैं तो उसको, जड़त्व को हम नहीं बदल पा रहे हैं, उसके जड़त्व को हम समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जिसके पास द्रव्यमान अधिक है उसके पास जड़त्व अधिक है, अर्थात वह विराम में है तो विराम में अधिक देर तक रह सकती है। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से सोचिए। अब मान लीजिए कि किसी तरीके से हम ट्रक को और साइकिल को दोनों को गति में ला देते हैं, ठीक है, और दोनों जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। साइकिल भी गति में है, ट्रक भी गतिशील है। अब यदि कहा जाए कि भाई दोनों को रोकना है और दोनों को आप ही को रोकना है, एक साइकिल को रोकना है और फिर आपको ट्रक को रोकना है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल आ रही है और उस 20 का स्पीड कुछ खास नहीं होता है, लेकिन साइकिल को रोकना हो तो ये आपके लिए सुविधा है, आसान है। अब कोई साइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपकी तरफ आ रही है तो उसके पास गति है और वो गति में ही रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि आप उस पर बाहरी बल न लगाएं। तो आपको कहा गया आप उस पर बाहरी बल लगाए, उसकी गति को आराम से विराम में ला दिए, तो उसके जड़त्व को आपने बदल दिया। वस्तु की टेंडेंसी थी, साइकिल की आदत थी, वो नहीं चाहता था अपने गति को बदलना, वो गति में ही रहना चाहता था। हमने बाहर से बल लगाया, उसको रोक दिया। लेकिन ट्रक जो है, जो उसी स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही उसी चाल से आ रही है, अगर आपको कहा जाए कि आप ही को रोकना है और उसके सामने जाके फोर्स लगाइए, आप ही ताकत लगाइए, धक्का दीजिए, तो आप ठीक है बाह्य बल लगा रहे हैं, उसके वेलोसिटी को आप कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्या उतना जल्दी आप ट्रक को रोक पाएंगे या उसको विरामावस्था में ला पाएंगे जिस प्रकार से साइकिल को आप ला पाए? तो आंसर है नहीं। आप खुद इस बात को महसूस कीजिए। एक 20 के स्पीड से जैसे कि साइकिल आ रहा है, 20 के स्पीड ट्रक आ रहा हो, आप जैसे कि ट्रक के सामने जाने का प्रयास भी नहीं करेंगे। अब इस बात में ये नहीं कि एक्सीडेंटल वगैरह ये है, ठीक है, ऐसा आप ना सोचिए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि रोकना किसको आसान है। समान स्पीड से दोनों आ रहे हैं, समान चाल से दोनों आ रहे हैं, तो हल्के द्रव्यमान की वस्तु को रोकना आसान है या अधिक द्रव्यमान की वस्तु को रोकना आसान है? तो हल्के द्रव्यमान की वस्तु को रोकना आसान है। मतलब अगर दोनों गति में है और दोनों गति में रहना चाहते हैं, लेकिन हम अगर बाह्य बल लगाएंगे तो हम हल्के वस्तु को जल्दी रोक सकते हैं भारी वस्तु के सापेक्ष में। अर्थात जो हल्के वस्तु होते हैं उनके पास जड़त्व कम होता है, यानी वो गति में है तो गति में रहना चाहते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बल लगाएंगे तो फिर से अपना स्टेट चेंज कर देंगे, उनकी इनर्शिया चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर इसका द्रव्यमान ज्यादा है, हम अगर चाहे भी कि जो है उसके इनर्शिया को चेंज कर दें, तो इतना आसान तो नहीं है। मे भी आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, संभव है, उसको चेंज किया जा सकता है, रेस्ट में लाया जा सकता है, लेकिन इतना आसान तो नहीं है। तो इस बात का निष्कर्ष क्या मिलता है हमें? निष्कर्ष ये मिलता है कि भैया जिसके पास द्रव्यमान ज्यादा है उसके पास इनर्शिया ज्यादा होती है। सिंपल समझिए, जड़त्व क्या है? ऐसे अगर देखा जाए तो विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, गति में है तो गति में रहना चाहती है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो ऐसे सोचिए कि अगर कोई वस्तु हल्का है तो उसको गति में लाना भी आसान है, विराम में लाना भी आसान है अगर गति में है तो। लेकिन अगर कोई भारी वस्तु है तो उसके विरामावस्था से गति अवस्था में करना मुश्किल है। मतलब विरामावस्था में अधिक देर तक रह सकती है, और एक बार अगर वह गति अवस्था में आ गई तो फिर से उसको विरामावस्था में लाना मुश्किल है, अर्थात वह अधिक देर तक गति में रह सकती है। यानी जिस अवस्था में कोई अधिक द्रव्यमान की वस्तु चली जाती है उस अवस्था को चेंज करना इतना आसान नहीं है। अर्थात अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु अधिक देर तक अपनी अवस्था को बनाए रखती है, अर्थात उसके पास जड़त्व इनर्शिया क्या होता है?
ज्यादा होता है। तो जिस बॉडी का मास होता है, जिस बॉडी का द्रव्यमान अधिक होता है, उसके पास इनर्शिया ज़्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने वही बोला था कि मास क्या है? मास किसी बॉडी का, किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। हम कहते हैं कि इसका द्रव्यमान कम है, मतलब उसके पास इनर्शिया कम है। हम कहते हैं किसी बॉडी का मास ज़्यादा है, मतलब उसके पास इनर्शिया ज़्यादा है। तो मास जो है, ये हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रिलेटिव हम ये समझाते हैं कि कणों, किसी वस्तु में उपस्थित कणों का परिमाण ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। ये सही है, लेकिन कहने का मतलब है कि एज ए फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग एक और डेफिनेशन ये बताते हैं कि जो मास होता है वो मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया, जड़त्व की माप है। वो मास किसी बॉडी का जो द्रव्यमान होता है। तो ये मास और इनर्शिया एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसको आप ध्यान रखें। ओके, अब मैं यहीं पे थोड़ी सी न्यूटन की गति के प्रथम नियम की चर्चा कर दूं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये क्या है? तो ये बिल्कुल जड़त्व की तरह ही है। थोड़ी सी बात इसमें एक्स्ट्रा आ जाती है कि अगर कोई वस्तु विराम में है, अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहती है। कब तक? जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। ये पूरा सेंटेंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या है? अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, या किसी निश्चित दिशा में गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहती है। गतिमान ही रहना चाहती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल या बाहरी बल, बाह्य बल न लगाया जाए या आरोपित किया जाए। तो जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक बॉडी अपने इनर्शिया में रहती है, जड़त्व में रहती है। और जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उस बॉडी की जो स्टेट होगी वह चेंज हो सकती है, गति की दिशा बदल सकती है। गति है तो विराम में आ सकती है, विराम में है तो गति में हो सकती है। या फोर्स क्या क्या कर सकता है, उसके कितने सारे इफेक्ट्स होते हैं, हमने देखा ही था। सो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात थी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो विद्यार्थी मेरे पास नहीं भी पढ़ रहे थे, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये सब कैसे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है मेरे नंबर पे जो जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या आप जो विद्यार्थी मेरे पास पढ़ते हैं, आप लोगों के शेयरिंग के माध्यम से, आप लोग जो साझा करते हैं वीडियो को कहीं कहीं, लिंक को कहीं कहीं, तो आप सभी के माध्यम से जिस प्रकार से नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और इसी तरीके से आप लोग मन लगा कर पढ़ते रहिए। मैं प्रतिदिन ऐसा ही जो है सो कि वीडियो लाने का प्रयास करूँगा और हम लोग जुड़े रहेंगे और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।